ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोजुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 261, पानी में हलचल। बुजुर्ग की बातें सुनकर जियाओजे भी गंभीर हो गया। इस पहलू में बुजुर्ग का अनुभव बहुत बड़ा था और उसका अनुमान गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ने जो कहा उसके अनुसार क्या ये दंता नहीं था जिसने इस पानी के नीचे की जगह की खोज की थी? ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जानकारी लीक हो गई थी, बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। प्राचीन खंडहर जब प्रकाश में आते हैं तो बहुत हंगामा होता है, इसलिए भले ही दंता इसे पूरी तरह से छिपाना चाहे, ये बहुत मुश्किल है। इससे पहले दंता ने कई प्राचीन खंडहरों की भी खोज की थी, कुछ पूरे, कुछ खंडहर में, और इनमें से कई लीक भी हुए थे। लेकिन अगर जानकारी इस तरह फैलती है तो क्या अवसर मिलना मुश्किल नहीं हो जाता? जियाओजे के चेहरे पर संदेह देखकर महान बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, जियाओजे, क्या तुम दंता की शक्ति को कम मानते हो? झोंकझोऊ की सतह पर सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक के रूप में दंता एक सच्चा विशालकाय है। जो लोग जानकारी लीक करते हैं वे अन्य ताकतें या व्यक्तिगत साधक हो सकते हैं। वे जानते हैं कि चूंकि दंता ने सबसे पहले साइट की खोज की थी, इसलिए वे इस विशालकाय से अवसर नहीं छीन पाएंगे। वे केवल अनगिनत साधकों को आकर्षित करने और अराजकता के बीच कुछ हासिल करने की उम्मीद में पानी को हिलाने के लिए जानकारी फैला सकते हैं। यह ऐसा करने का एक तरीका भी है, दंता का ध्यान भटकाना। लेकिन वे कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें खुद अवसर मिलेगा? हाँ, वे नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि वे हजारों में से भाग्यशाली हैं, महान बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। अंतरिक्ष यान ने चांदी के प्रकाश के घेरे को पार किया और जहाज के उतरने से पहले महान बुजुर्ग और जियोजी एक साथ उठे, शून्य में कदम रखते हुए। महान बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष यान तेजी से सिकुड़ गया, अंत में उनकी हथेली में गिर गया। खैर, आइए पहले चार मंडप सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। रास्ते में हम कुछ जानकारी भी जुटा सकते हैं। जियाओजे ने सिर हिलाया और शहर की ओर अपनी नज़र घुमाई। नक्शे पर इस शहर को तियानझाओ शहर के रूप में चिन्हित किया गया था। तियानझाओ शहर हुआन क्वान पवेलियन के नियंत्रण में था और इसे येलो मिस्ट स्वैम्प पर बनाया गया था। अपने अनूठे वातावरण के कारण येलो मिस्ट स्वैम्प में कई प्राकृतिक खजाने थे, जो कई खजाने की तलाश करने वालों को आकर्षित करते थे। इन खोजकर्ताओं को आराम करने और आपूर्ति का आदान प्रदान करने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी, और समय के साथ एक छोटा सा बाजार वर्तमान तियानझाओ शहर में बदल गया। प्लाजा की जगह भीड़भाड़ वाली थी, शायद केवल आगामी 4 पवेलियन सम्मेलन के कारण नहीं। भीड़ के बीच शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी, संभवतः पानी के नीचे के खंडहरों के कारण। हवा में लटके हुए जियाओजे और महान बुजुर्ग ने ईर्ष्या और श्रद्धा से भरी नजरों को आकर्षित किया। बहुत देर तक रुके बिना वे सही दिशा की पहचान करते हुए शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गए। तियानझाओ शहर के प्रशासकों ने ये देखते हुए कि वे कम से कम शक्तिशाली डोजोंग लड़ाके थे, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की और उन्हें बिना किसी समस्या के जाने दिया। घर के बाहर जियाओजे और ग्रेट एल्डर ने दंता वर्दी नहीं पहनी थी, इसलिए उन्हें जो नजरें मिलीं वे प्रशंसा और सम्मान की थीं, चापलूसी के बिना। अगर लोगों को पता होता कि ये दोनों प्रामाणिक कीमिया मास्टर हैं तो वे पक्षपात करने के लिए दौड़ पड़ते। झोंकझोऊ में भी एक कीमिया मास्टर बेहद दुर्लभ था। पीली धुंध दलदल को छोड़कर वे एक पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़े। जियाओजे ने नीचे की आकृतियों को देखा जो चींटियों की तरह लग रही थीं। ऐसा लगता है कि कई प्रतिभाशाली युवा इस चार मंडप सम्मेलन की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में, हालांकि जीत संभवतः चार मंडपों के युवाओं को ही मिलेगी, लेकिन प्रत्येक सम्मेलन में हमेशा एक अज्ञात व्यक्ति दिखाई देता है। झोंकझोऊ में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के रूप में सम्मेलन में बाहर खड़े होने से बहुत प्रसिद्धि मिल सकती है। ग्रेट एल्डर ने सिर हिलाया और नीचे की आकृतियों पर नजर डाली। फिर उन्होंने जियाओजी से कहा, उनके लिए प्रतिष्ठा काफी महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से उनका मूल्य बढ़ सकता है और उन्हें अन्य बलों में उच्च सम्मान मिल सकता है। जियाओजे समझ गया, ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक तरीका था। हालांकि जियाओजे के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का अब कोई मतलब नहीं था। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ ऐसी छोटी प्रतियोगिता में भाग लेना एक वयस्क के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने जैसा होगा। नाटक। उन आकृतियों का गंतव्य एक वलय के आकार का पर्वत था, जिसके केंद्र में एक विशाल भूरी झील थी। झील के केंद्र में पानी पर कई महल थे और झील के केंद्र में सबसे बड़ी इमारत हुआन क्वान मंडप थी। जैसे ही वे वलय पर्वत के पास पहुंचे, एक आकृति उनकी ओर बढ़ी और उनके सामने खड़ी हो गई। नमस्कार सज्जनों, आप किस बल से आते हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, जिसकी आभा से पता चलता था कि वह भी एक डोजोंग था जो अपनी उम्र के हिसाब से प्रभावशाली था।
हाँ हाँ, हम दंता से हैं, व्यवधान के लिए क्षमा करें, महान बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना दंता प्रतीक दिखाते हुए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा तुरंत सम्मान से भर गया। तो आप दंता से मेहमान हैं, कृपया आगे बढ़ें, उस व्यक्ति ने झुककर और सम्मानपूर्वक उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा। मैं हुआन क्वान मंडप का एक बुजुर्ग हूँ। 4 मंडप सम्मेलन में 2 दंता बुजुर्गों की उपस्थिति हमारे लिए सम्मान की बात है। जबकि उस व्यक्ति ने चापलूसी भरे शब्द कहे, महान बुजुर्ग और शियाओजी थोड़ा मुस्कुराए। हालांकि महान बुजुर्ग शियाओजी के प्रति दयालु थे, लेकिन एक कीमिया मास्टर के रूप में उनका गर्व निर्विवाद था। बुजुर्ग को ज्यादा न बोलते देखकर शियाओजी भी चुप रहा। हुआन क्वान मंडप के बुजुर्ग ने कोई असहजता नहीं दिखाई। वह जानता था कि प्रत्येक दंता बुजुर्ग एक कीमिया मास्टर था और यहाँ तक कि उसके अपने नेता को भी उनके साथ सम्मान से पेश आना था। उसने इन 2 दंता बुजुर्गों की यात्रा के उद्देश्य का भी अनुमान लगाया। वे शायद सिर्फ 4 मंडप सम्मेलन के लिए वहां नहीं थे। झील के बीच में महल में पहुंचकर उन्होंने पाया कि यह पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था। महल में मौजूद मेहमानों ने हुआन क्वान पवेलियन के बुजुर्ग को नए लोगों का मार्गदर्शन करते हुए देखा और उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उपस्थित लोगों के बीच एक परिचित चेहरा देखकर जियाओजे ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। बनिंग फ्लेम वैली के बुजुर्ग चिहुओ। बुजुर्ग चिहुओ ने भी जियाओजे को देखा और जल्दी से उठकर उनके पास चले गए। नमस्कार बुजुर्ग जियाओजे। बेहद सम्मानित, बुजुर्ग चिहुओ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जियाओजे को संबोधित करते हुए सुनकर उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों ने याद किया कि जियाओजे दंता के एक प्रसिद्ध कीमिया मास्टर थे, जिससे कई ताकतों की सांसें तेज हो जाती थीं। एक कीमिया मास्टर अमूल्य था और कई लोगों के पास अपने रैंक में एक भी कीमिया मास्टर नहीं था। उन्हें एक गोली के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। अब उनके सामने एक जीवित कीमिया मास्टर था। तुरंत कई ताकतें जियाओजे का पक्ष लेने के लिए आगे आईं। अध्याय 262 जुनर का आगमन। हुआन क्वान संप्रदाय के बुजुर्ग जो आगे चल रहे थे, जियाओजे का नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने पहले कभी उनका अपमान नहीं किया था। उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक कीमिया मास्टर था, जिसे शक्तिशाली डुजुन लड़ाके भी खुश करना चाहते थे। एल्डर चिहुओ, काफी समय हो गया है। मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में हैं, जियाओजे ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य सेनाओं के पास आने पर थोड़ा ध्यान देते हुए। एल्डर चिहुओ भी एक चतुर व्यक्ति थे। जियाओजे के रवैये को देखकर उन्होंने तुरंत एक बड़ी मुस्कान दिखाई। वैली मास्टर अक्सर आपके बारे में बात करते हैं एल्डर जियाओजे। मैं मास्टर टैंक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे याद रखा, जियाओजे ने जवाब दिया। महान बुजुर्ग ने जियोजे और एल्डर चिहुओ को उत्साहपूर्वक बातचीत करते हुए देखा, मुस्कुराया और कहा, जियोजे, क्या तुम मुझे अपने दोस्त से नहीं मिलवाओगे? माफी चाहता हूँ, ये दंता का महान बुजुर्ग है और यह बनिंग फ्लेम वैली से एल्डर चिहुओ है। जियोजे का परिचय सुनकर एल्डर चिहुओ ने एक सम्मानजनक भाव दिखाया और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, दंता के महान बुजुर्ग। यदि जियोजे का परिचय न होता तो दंता की शक्ति के कारण एल्डर चिहुओ को दंता के महान बुजुर्ग से मिलने का पद नहीं मिलता। यदि आप जियोजे के मित्र हैं तो इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, महान बुजुर्ग ने कहा। जियोजे का परिचय सुनकर आसपास की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दंता महान बुजुर्ग और नए आरोही कीमिया मास्टर जियोजे को इस मिशन पर भेजेगा। मौजूद सेना समझ गई कि अफवाहें निराधार नहीं थीं, एक प्राचीन अवशेष वास्तव में उभर रहा था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये दंता के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसने अपने 2 शक्तिशाली बुजुर्गों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा। इस बारे में सोचते हुए सेनाओं ने जल्दी से अपने नेताओं को सूचित करने का फैसला किया। इस प्राचीन अवशेष में अपार अवसर हो सकते हैं। जियाओजे ने महल में कई अन्य महत्वपूर्ण ताकतों को देखा, लेकिन ऐसा लगता था कि किसी ने अपने नेताओं को नहीं भेजा था, केवल बुजुर्गों ने। जियाओजे ने अन्य ताकतों की उपेक्षा नहीं की, केवल बनिंग फ्लेम वैली के साथ एक विशेष निकटता दिखाई। अन्य ताकतों के लिए जियाओजे का रवैया महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह एक कीमिया मास्टर था। बनिंग फ्लेम वैली की एक कीमिया मास्टर के साथ निकटता उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकती थी। अन्य ताकतों का अभिवादन करने के बाद जियाओजे उस कमरे में गया जिसे हुआन क्वान मंडप के बुजुर्ग ने उनके लिए तैयार किया था। उफ, ये ताकतें बहुत उत्साही हैं, जियाओजे ने दरवाजा बंद करते हुए कहा और गहरी सांस ली। हाँ, ये स्वाभाविक है। कीमिया मास्टर को दोस्त के रूप में रखने से गोलियां प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। केवल खेती की गोलियां ही नहीं बल्कि विशेष प्रभाव वाली गोलियां भी। अगर वे हमारे खिलाफ नहीं हैं तो उनके साथ व्यापार करना फायदेमंद हो सकता है। इस बीच हुआन क्वान मंडप के एक गुप्त कमरे में काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने नई वितरित रिपोर्टों की जांच करते हुए भौहें सिकोड़ी। ये प्राचीन अवशेष क्या है जो दंता से 2 बुजुर्गों को यहाँ लाया है? अगर दंता इस तरह से जुट रहा है तो निश्चित रूप से अन्य शक्तिशाली ताकतें भी इसमें रुचि लेंगी।
काले वस्त्र पहने बुजुर्ग हुआन क्वान मंडप के नेता आदरणीय हुआन क्वान एक और बात को लेकर चिंतित थे। अगर अवशेष वास्तव में प्रभावशाली था तो क्या ये गू जनजाति को आकर्षित करेगा? झोंगझोऊ के पूर्वी क्षेत्र के पास स्थित हुआन क्वान संप्रदाय हमेशा शक्तिशाली गू जनजाति से सावधान रहा है। हालांकि गू जनजाति को हुआन क्वान संप्रदाय में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है, लेकिन उनके साथ संघर्ष विनाशकारी हो सकता है। नाटक। आदरणीय हुआन क्वान अपने संप्रदाय की प्रकृति को अच्छी तरह से जानते थे, जो वास्तव में परोपकारी नहीं था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं पिछले सिफांग संप्रदाय टूर्नामेंट में इतनी मेहनत नहीं करता। आदरणीय फेंगलेई और आदरणीय जिंगयुन को इसे आयोजित करने देने से इतनी सारी ताकतें यहाँ नहीं आतीं। आदरणीय हुआन क्वान ने अफसोस जताते हुए कहा कि हुआन क्वान संप्रदाय इन सभी ताकतों को संभाल नहीं सका। सिफांग संप्रदाय टूर्नामेंट के करीब आने और दो दंता बुजुर्गों की उपस्थिति के साथ अधिक शक्तिशाली ताकतों का आना निश्चित था। इन ताकतों की कार्रवाइयों की तुलना में सिफांग संप्रदाय टूर्नामेंट बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। अगले दिनों में जियाओजे हुआन क्वान संप्रदाय द्वारा निर्दिष्ट कमरे में रहा टूर्नामेंट शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्राचीन अवशेष अभी तक खोजे जाने के लिए तैयार नहीं था। युमिंग सागर में दंता के संरक्षकों की रिपोर्टों के अनुसार अभी भी समय था। खबर लीक होने के साथ जियाओजे और महान बुजुर्ग ने जल्दबाजी न करने का फैसला किया। इतनी सारी ताकतों की दिलचस्पी के साथ अवशेष की खोज के खतरे कम हो जाएंगे। हालांकि जियाओजे शांति चाहता था, लेकिन उसे हर दिन अलग अलग ताकतों से अनगिनत दौरे मिलते थे। इस समय का लाभ उठाते हुए जियाओजे ने झोंगझोऊ की विभिन्न ताकतों के साथ बातचीत की। साथ ही वह समझ गया कि अवशेष के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर होगी। ये टूर्नामेंट में भाग लेने वाली ताकतों का एक नमूना मात्र था, कई और मौजूद नहीं थे। अंतिम आगंतुक को विदा करने के बाद जियाओजे ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और सोचा, इतने शोरगुल के साथ मुझे आश्चर्य है कि क्या गू जनजाति रुचि रखेगी। उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। भले ही गू जनजाति रुचि रखती हो, लेकिन वे जरूरी नहीं कि जुनर को भेजें। जब जियाओजे ये सोच रहा था, झोंगझोऊ के पूर्वी क्षेत्र के केंद्र में गू जनजाति के पवित्र शहर में एक स्थानिक उतार चढ़ाव ने हरे रंग की एक युवती को प्रकट किया, जिसके पीछे दो शक्तिशाली उपस्थिति वाले बुजुर्ग थे। बुजुर्गों, प्राचीन अवशेष की खोज में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, युवती ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस, आपकी सेवा करना सम्मान की बात है, बुजुर्गों ने एक त्याग भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। युवती ने पवित्र शहर से बाहर देखा, उसकी आंखों में सुनहरी लपटें चमक रही थीं। सोच रही थी, भाई जियाओजे, इतने सालों के बाद क्या मैं आपके स्तर पर पहुंच गई हूं? हरे रंग की युवती कोई और नहीं बल्कि जुनर थी, जो कई सालों से जियाओजे से अलग थी। गू जनजाति के सूचना नेटवर्क की बदौलत उसके लिए जियाओजी के साथ बने रहना मुश्किल नहीं था। दंता के एक बुजुर्ग होने के नाते जुनर को जांच के लिए लिंग यंग को भेजने की भी जरूरत नहीं थी। गू नेटवर्क का उपयोग करना ही पर्याप्त था। हालांकि गू जनजाति विवेकशील थी, लेकिन महाद्वीप की शक्तिशाली ताकतों, विशेष रूप से दंता के बारे में उनका ज्ञान गहरा और स्पष्ट था। अध्याय 263। दो महान जादुई जानवर कबीले। कमरे के अंदर महान बुजुर्ग एक तरफ बैठकर अपनी चाय का आनंद ले रहे थे। जियाओजे के चेहरे पर थका हुआ भाव देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सके। अब तुम जानते हो कि हर कोई तुम्हारे करीब आने के लिए कितना उत्सुक है। इतने सारे लोगों से निपटने की कोशिश करना जो तुम्हारे साथ घुलना मिलना चाहते हैं, तुम्हें थका देगा। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे उनसे बात करने का सुझाव दिया था? मैंने तुम्हें उन सभी के साथ इतना दयालु होने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें एक कीमियागर का थोड़ा गर्व दिखाने की जरूरत है ताकि वे जान सकें कि तुम्हारे साथ व्यवहार करना आसान नहीं है, महान बुजुर्ग ने कुछ हद तक हार मानते हुए कहा। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। अगर तुम इसे संभाल सकते हो तो इसे अपने तरीके से करते रहो। अगर नहीं तो जैसा मैं करता हूं वैसा करो, एक दुर्गम रवैया दिखाओ और जितना संभव हो उतना कम बोलो। जियाओजे ने सिर हिलाया। किसकी बात कर रहे हैं? चार मंडप सम्मेलन शुरू होने वाला है ना? कल सुबह। इससे पहले कि महान बुजुर्ग अपनी बात खत्म कर पाते, किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उन्हें लगा कि यह जियाओजी के लिए कोई और आगंतुक है, बाहर से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। हुआन क्वान मंडप के स्वामी आदरणीय हुआन क्वान पिलटॉवर से दो कीमियागरों को देखने का अनुरोध करते हैं। महान बुजुर्ग ने भौहें उठाईं, आश्चर्यचकित हुए कि यह हुआन क्वान मंडप के स्वामी स्वयं थे। वह खड़े हुए, अपने कपड़े ठीक किए और एक इशारे से दरवाजा खोला। हा, महान बुजुर्ग, बहुत समय हो गया है, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आदरणीय हुआन क्वान ने एक परिचित भाव दिखाते हुए दिल खोलकर हंसते हुए कहा। मुझे याद रखने के लिए धन्यवाद, हुआन क्वान मंडप के स्वामी। इन वर्षों में मैं पिलटॉवर में रहा हूं और मुझे आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, महान बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मेजबान के रूप में वह अपने क्षेत्र में हुआन क्वान मंडप के स्वामी को नाराज नहीं करना चाहता था।
उन्होंने आदरणीय हुआन क्वान को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और बैठने के बाद वाले ने सबसे पहले बात की। हुआन क्वान मंडप को 4 मंडप सम्मेलन में पिलटॉवर से 2 किमियागरों को प्राप्त करने का सम्मान मिला है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भी जियाओजी को प्रणाम किया। 4 मंडप सम्मेलन मध्य महाद्वीप में एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि मैं पिलटॉवर का एक बुजुर्ग हूं, मैं मूल रूप से इस क्षेत्र से नहीं हूं, इसलिए मैं इसे देखने आया हूं, जियाओजी ने समझाया। आदरणीय हुआन क्वान ने उस बहाने पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। पिलटॉवर से एक किमियागर का सिर्फ साक्षी बनने के लिए 4 पवेलियन सम्मेलन में शामिल होना विश्वास करने लायक नहीं था। वह जानता था कि उनका असली लक्ष्य प्राचीन अवशेष था। आदरणीय हुआन क्वान सिर्फ उनका अभिवादन करने नहीं आए थे, बल्कि जानकारी जुटाने भी आए थे। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि मैं एकांत में रहा हूं, लेकिन मैंने अफवाहें सुनी हैं कि यूमिंग सागर के पास एक प्राचीन खंडहर उभरा है। आदरणीय हुआन क्वान ने तनावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं आप दोनों से जानकारी के बदले में कुछ देने को तैयार हूं। जियोजे और ग्रैंड एल्डर ने एक दूसरे को देखा। वे आदरणीय हुआन क्वान की स्पष्टवादिता से आश्चर्यचकित थे। हालांकि आदरणीय हुआन क्वान बेईमान तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे जानते थे कि किसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पिलटॉवर से 2 किमियागरों को धोखा देने की कोशिश पूरे संगठन के क्रोध को भड़का सकती थी। वास्तव में हम भी नहीं जानते कि प्राचीन खंडहर में क्या है, ग्रैंड एल्डर ने शुरू किया। मूल रूप से पिलटॉवर ने एक गुप्त अन्वेषण की योजना बनाई थी, लेकिन खबर लीक हो गई। हमने अपनी यात्रा के दौरान जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। आपके पास शायद हमसे बेहतर डेटा है। आदरणीय हुआन क्वान ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। तो फिर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, आदरणीय हुआन क्वान ने सुझाव दिया। ये अफवाहें फैलाने वाले लोगों ने बहुत भ्रम पैदा किया है। उन्होंने मानव गुटों को आकर्षित किया है, और ऐसी अफवाहें हैं कि प्राचीन खंडहर एक शक्तिशाली जादुई योद्धा का है, जिसने कई जादुई जानवर कबीलों को भी आकर्षित किया है। जहां तक मुझे पता है, मुख्य मानव गुटों के अलावा यहाँ 2 जादुई जानवर कबीले हैं, जियूयू सर्प कबीला और तियान याओ फीनिक्स कबीला। नाटक, वे 2 कबीले भी यहाँ हैं? ग्रैंड एल्डर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हालांकि पिलटॉवर ने सबसे पहले खंडहर की खोज की थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि अंदर क्या है, और अगर उन 2 जादुई जानवर कबीलों की दिलचस्पी होती तो प्रतिस्पर्धा भयंकर होती। आदरणीय हुआन क्वान ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। ग्रैंड एल्डर उन कुलों की उपस्थिति से वास्तव में आश्चर्यचकित लग रहे थे। ये दर्शाता है कि वे खंडहर के बारे में अधिक नहीं जानते थे। पूरी बातचीत के दौरान जियाओजी शांत रहे, थोड़ा मुस्कुराते रहे, जिससे आदरणीय हुआन क्वान निराश हो गए, जिन्हें उम्मीद थी कि उनकी युवावस्था के कारण उनसे जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। थोड़ी देर बाद आदरणीय हुआन क्वान ने विदा ली। उन्हें विदा करने के बाद ग्रैंड एल्डर ने गंभीरता से बात की। यह अच्छा नहीं लग रहा है। यदि वे कुल वास्तव में इच्छुक हैं, तो वे दुर्जय योद्धाओं को भेजेंगे। अब हम केवल सावधानी से आगे बढ़ सकते हैं, हालांकि हार मानना भी स्वीकार करना कठिन होगा। जियाओजी ने सिर हिलाया। यूमिंग सागर के तट पर 4 मंडप सम्मेलन में जितनी भीड़ थी, उससे भी अधिक भीड़ जमा हो गई थी। सम्मेलन युवा पीढ़ी के लिए एक कार्यक्रम था, अनुभवी योद्धाओं के लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जो प्रमुख गुटों के आने से पहले खंडहर का पता लगाने के अवसर का लाभ उठाना पसंद करते थे। हालांकि वे ये देखकर निराश हो गए कि यूमिंग सागर खतरनाक था, खासकर अंधेरे ऊर्जा के कारण जो सबसे मजबूत योद्धाओं को भी डराता था। तभी एक नया समूह आया, जो एक ठंडे वातावरण का उत्सर्जन कर रहा था। जानकार पर्यवेक्षक जियूयू सर्प कबीले की उपस्थिति को पहचानकर चिंतित हो गए। अध्याय 264। 4 महान आदरणीय एकत्रित हुए। अगले दिन हुआन क्वान मंडप के एक बुजुर्ग द्वारा निर्देशित जियोजे और ग्रैंड एल्डर अतिथि सीटों पर पहुंचे। हालांकि दोनों किमियागर मास्टर्स विशेष रूप से सी फैंग मंडप सम्मेलन के लिए नहीं आए थे, हुआन क्वान मंडप ने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। बैठने के बाद जियोजे ने देखा कि उसकी सीट एल्डर चीहुओ के काफी करीब थी। उसे देखकर एल्डर चीहुओ उसके पास आए और उसके बगल में बैठ गए। जियोजे और ग्रैंड एल्डर को नमस्कार, एल्डर चीहुओ ने सम्मानपूर्वक कहा। मुझे बताओ एल्डर चीहुओ, क्या आप भी उस प्राचीन अवशेष के लिए आए थे? जियोजे ने बातचीत शुरू की, जिससे एल्डर चीहुओ आश्चर्यचकित हो गए, जिन्होंने फिर सिर हिलाया। क्या फ्लेम वैली को इस प्राचीन अवशेष में बहुत रुचि नहीं है? जियोजे ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर एल्डर चीहुओ ने हार मानकर मुस्कुराया। घाटी में हम नहीं जानते थे कि इस प्राचीन अवशेष की इतनी महत्वपूर्ण उत्पत्ति होगी, जो पिलटॉवर से ऐसे शक्तिशाली मास्टर्स को जुटाने में सक्षम होगी। लेकिन मैंने खबर वापस भेज दी है और घाटी मास्टर को कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रैंड एल्डर एक तरफ बैठे अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगा लिया, जबकि जियाओजी एल्डर चीहुओ के साथ छिटपुट रूप से बातचीत कर रहा था, साथ ही साथ प्रतियोगिता क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। हुआन क्वान मंडप का युद्ध क्षेत्र पानी के ऊपर एक चौक पर था।
उस समय चौक और उसके आसपास का इलाका प्रतिभाशाली युवाओं से भरा हुआ था। कुछ ध्यान कर रहे थे, दूसरे दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। दुर्भाग्य से उनमें से किसी भी युवा में ऐसी प्रतिभा नहीं थी जो जियाओजी को संतुष्ट कर सके। हालांकि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप की तुलना में झोंगझोऊ की निश्चित रूप से एक गहरी विरासत थी। उनमें से किसी भी युवा की शक्ति डू हुआंग से कम नहीं थी। मंच पर मुख्य सीट पर काले लबादे में सजे आदरणीय हुआन क्वान के चेहरे पर एक उदास भाव था। उनकी नज़र कुछ देर के लिए अतिथि सीटों पर टिकी रही, जहां कई शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका हुआन क्वान पवेलियन ने सामना करने की हिम्मत नहीं की। सी फैंग पवेलियन सम्मेलन में उपस्थित लोगों को अतिथि सीटों पर मौजूद लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अचानक 10 मीटर लंबी एक विशाल तलवार हवा में चीरती हुई चौक पर उतरी, जिसे देखकर भीड़ चकित रह गई। विशाल तलवार गायब हो गई और लोगों का एक समूह दिखाई दिया, जिनमें से एक बुजुर्ग विशेष रूप से अलग दिख रहा था। छोटे कद का, लिनन के लबादे पहने, वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आभा बेहद भयानक थी। ये तलवार मंडप की आदरणीय तलवार है। सी फैंग संप्रदाय के इस सम्मेलन में कितने आदरणीय लोग आएंगे? उस प्राचीन अवशेष की खबर के साथ हम संभवतः 4 आदरणीय लोगों को एक साथ देखेंगे। जब भीड़ ने सोचा कि आदरणीय तलवार मंच की ओर बढ़ेगी, तो उसने अतिथि सीटों की ओर देखा और उसका भाव बदल गया। तुरंत वह उसका अभिवादन करने के लिए ग्रैंड एल्डर की ओर बढ़ा। दर्शक ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि आदरणीय तलवार ने मंच पर आदरणीय का अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि सीधे अतिथि सीटों पर जाकर उस बुजुर्ग का अभिवादन किया। आदरणीय हुआन क्वान के चेहरे पर उदासी छा गई। ये वही था जिसका उन्हें डर था। सी फैंग संप्रदाय सम्मेलन में उनके 4 आदरणीय लोगों की उपस्थिति को उजागर करना था और प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना था। लेकिन प्राचीन अवशेष के कारण अतिथि सीटें शक्तिशाली पात्रों से भरी हुई थीं, और यहां तक कि आदरणीय तलवार को भी पहले उनका अभिवादन करना पड़ा। इससे हुआन क्वान मंडप को इस सम्मेलन के मेजबान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी। 2 और आदरणीय लोगों के आने के साथ आदरणीय हुआन क्वान के चेहरे पर उदासी और भी बढ़ गई। जैसा कि अपेक्षित था, गड़गड़ाहट जैसी गर्जना के साथ एक और समूह चौक में दिखाई दिया, जिसका नेतृत्व चांदी के लबादे में एक गंभीर भाव वाले व्यक्ति ने किया। फैंग लेई संप्रदाय की टीम आ गई है। आदरणीय लेई थंडर ने भी देखा कि आदरणीय तलवार अतिथि सीटों पर थी, और ये देखने पर कि वहां कौन था, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। प्रकाश की एक चमक में आदरणीय लेई उनका अभिवादन करने के लिए ग्रैंड एल्डर के सामने प्रकट हुए। अब सबसे धीमे दर्शकों को भी एहसास हुआ कि मेहमानों के बीच महान व्यक्ति थे। किसी ने जानकारी लीक कर दी, वे पिलटॉवर के 2 किमियागर मास्टर थे। भीड़ ने आश्चर्य में कहा, क्या ये संभव है कि प्राचीन अवशेष में वास्तव में ऐसे मूल्यवान खजाने हों? 2 किमियागर मास्टर, पिलटॉवर इस अवशेष पर बड़ा दांव लगा रहा है। मैं उत्सुकता से मर रहा हूं। चाहे मुझे कुछ न मिले, मुझे मंच पर ताकतवरों की लड़ाई देखनी ही है। जब भीड़ चर्चा कर रही थी, तभी दूर से एक बड़ा हरा बवंडर आया, जो पानी को हिला रहा था और लहरें उठा रहा था। हरे रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग चौक में उतरे, उनके पीछे एक छोटा लेकिन शक्तिशाली समूह था। आदरणीय फैंग पवन के आगमन ने सम्मेलन के माहौल को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। जैसा कि दर्शकों ने अनुमान लगाया था, प्राचीन अवशेष के कारण 4 आदरणीय हुआन क्वान संप्रदाय में एकत्र हुए। कुछ जिज्ञासु लोगों ने सोचा कि क्या आदरणीय फैंग भी अतिथि सीटों पर जाएंगे। मंच पर आदरणीय हुआन क्वान के अकेलेपन को देखते हुए आदरणीय फैंग ने मेहमानों के बीच ग्रैंड एल्डर को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। अन्य 2 की तरह आदरणीय फैंग ग्रैंड एल्डर का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े, जिससे आदरणीय हुआन क्वान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। ग्रैंड एल्डर के बगल में बैठे जियाओजे को स्थिति मजेदार लगी। क्या ये सी फैंग संप्रदाय सम्मेलन था या पिलटॉवर सम्मेलन? आदरणीय हुआन क्वान के उदास चेहरे को देखकर जियाओजे ने थोड़ा मुस्कुराया और ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। हुआन क्वान संप्रदाय के व्यवहार को जानते हुए जियाओजे आदरणीय हुआन क्वान द्वारा एक नज़र के लिए याद नहीं किया जाना चाहता था। अंत में ग्रैंड एल्डर के अनुस्मारक के बाद तीनों आदरणीय मंच पर लौट आए। स्थिति अजीब थी, लेकिन आदरणीय हुआन क्वान ने विस्फोट करने की हिम्मत नहीं की। न केवल वह 3 आदरणीय लोगों का सामना कर रहा था, बल्कि उनके अपमान का कारण पिलटॉवर से ग्रैंड एल्डर था। आदरणीय हुआन क्वान खड़े हुए, भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई और शोर तुरंत शांत हो गया। सी फैंग संप्रदाय सम्मेलन के लिए हुआन क्वान संप्रदाय में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक संक्षिप्त परिचय के बाद आदरणीय हुआन क्वान ने सम्मेलन की शुरुआत की घोषणा की। शर्मिंदगी को कम करने के लिए सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था। भीड़ की चौकस निगाहों के सामने पानी के ऊपर चौक में प्रतिभाशाली युवाओं ने अपनी प्रभावशाली डूक्यूई का प्रदर्शन किया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अध्याय 265 अंधेरे समुद्र की ओर बढ़ना। जियाओजे कुर्सी पर बैठा था, अपनी ठोड़ी को अपने दाहिने हाथ पर टिकाए हुए चौक में हो रही अराजक लड़ाई को देख रहा था।
जब वह कनान अकादमी में था तब उसने इसी तरह की लड़ाइयों में भाग लिया था। कई साल हो गए थे और अब वह एक दर्शक के रूप में ऊपर से देख सकता था। जियाओजे के मन में बहुत ज्यादा मिश्रित भावनाएं नहीं थीं। उसका विकास सहज और बिना किसी कठिनाई के हुआ था। इस अराजक लड़ाई में अलग दिखने के लिए ताकत के अलावा दूसरों का निशाना बनने से बचने के लिए थोड़ी किस्मत की भी जरूरत थी। 4 मंडप सम्मेलन प्रतियोगिता के नियम सरल थे। एक अराजक लड़ाई जब तक कि केवल 8 लोग न रह जाएं, जो फिर एक दूसरे से लड़ेंगे। मंच पर 4 मंडपों के शिष्य बहुत शक्तिशाली थे, जिनकी ताकत अन्य युवा प्रतिभाओं से बेहतर थी। कई युवा प्रतिभागी विरोधियों को खत्म करने में उनकी मदद करने के लिए 4 मंडपों के शिष्यों के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए। हालांकि उन्हें पता था कि उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन वे उस छोटी सी उम्मीद के लिए लड़ने को तैयार थे। जियाओजे ने प्रतिभागियों में फैंग किंग र या म्यू किंगलुआन को नहीं देखा। उन्हें प्रतिस्पर्धा करने से पहले कुछ और साल लग सकते हैं। फैंग किंग र अभी भी स्वर्गीय दानव फीनिक्स जनजाति में हो सकता है, अभी तक पवन और थंडर मंडप का शिष्य नहीं है। म्यू किंगलुआन के साथ भी ऐसा ही है, जो लुवान बर्ड जनजाति से था। नाटक। जियाओजे ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियां बजाईं, यह अनुमान लगाते हुए कि 8 फाइनलिस्ट कौन होंगे। उनमें से उसे स्वॉर्ड पवेलियन के एक शिष्य से सबसे अधिक उम्मीद थी, जिसकी मुद्रा सीधी थी, लंबे बाल पोनीटेल में बंधे थे और एक नेक चेहरा था। पहली नज़र में उसका फिगर पूरी तरह से सपाट था, जिससे ये संदेह करना मुश्किल था कि वह एक महिला थी, और उसका पहनावा भी मर्दाना था। हालांकि जियाओजे ने कुछ विवरणों पर ध्यान दिया जो संकेत देते थे कि वह वास्तव में एक विशेष बैंगनी प्रतिभा वाली महिला थी। हालांकि जियाओजे ने पहले ही केवल स्वर्ण प्रतिभाओं को स्वीकार करने का फैसला किया था। उसके पास अभी भी एक बॉन्डिंग स्लॉट उपलब्ध था और वह इसे काओ यंग को देने पर विचार कर रहा था। मूल उपन्यास के अनुसार काओ यंग की आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत थी, तो क्या उसकी जन्मजात आत्मा और भी बेहतर हो सकती थी? अगर यह बेहतर नहीं हो सकती तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर यह हो सकती है तो जियोजे ने आत्मा से संबंधित प्रतिभा के साथ बंधना पसंद किया। उनके पास साधना और शारीरिक संरचना से संबंधित कई प्रतिभाएं थीं, लेकिन केवल डैन चेन के पास महान आत्मा प्रतिभा वाला शरीर था। बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद जियोजे को अभी भी उम्मीद थी कि उसका आत्मा स्तर तेजी से बढ़ेगा। उसकी आत्मा शक्ति लगातार बढ़ रही थी, अन्य कीमियागरों की तुलना में तेजी से, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। मूल उपन्यास में याओ जनजाति से याओ लिंग का उल्लेख किया गया था, जिसकी आत्मा विशेष थी और उसे अपने कबीले में शाही स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना थी। यह एक उच्च मूल्यांकन था। दुर्भाग्य से प्राचीन जनजातियां छिपे हुए ड्रैगन की तरह थीं, जिन्हें खोजना मुश्किल था। हालांकि अगर वह दंता का अध्यक्ष बन सकता था तो शायद उसके पास याओ जनजाति से संपर्क करने का एक तरीका होगा। जब जियोजे विचारों में खोया हुआ था तो तलवार मंडप के शिष्य ने जिस पर वह नजर रख रहा था, उसने तलवार से वार किया, जिससे तलवार की छायाओं की भीड़ निकल गई जिसने उसके प्रतिद्वंद्वी को उड़ा दिया। उसने अपनी ताकत पर काबू पाया और घातक चोटों से बच गई। प्लॉप। युवा प्रतिभा एक पल के लिए लापरवाह पानी में गिर गई, जिससे तलवार मंडप के शिष्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। युवक शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया और उसे प्रणाम किया। वह जानता था कि वह उस वार से उसे आसानी से मार सकती थी। इस प्रकार मंच पर केवल 8 लोग रह गए। जियाओजी ने ध्यान से सुना और पता चला कि तलवार मंडप के शिष्य का नाम लियूलिंग था। लियूलिंग ने एक हल्के नीले रंग की लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और अन्य लोग उसे सावधानी से देख रहे थे। उसकी पिछली तकनीक ने उन्हें खतरा महसूस कराया। हालांकि लियूलिंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मुस्कुराया और मंच से कूद गया। अभी प्रतिस्पर्धा करने की उसकी बारी नहीं थी, लेकिन वापस लौटने पर उसने अतिथि अनुभाग की ओर देखा और जियाओजी की नज़र से मिली। जियाओजी ने मुस्कुराया और सिर हिलाया, जिससे लियूलिंग खुश हो गई। लियूलिंग ने अपने गुरु तलवारबाज से सीखा था कि युवा और सुंदर आदमी दंता का एक मास्टर कीमियागर था। ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा पहचाने जाने से उसे बहुत सम्मानित महसूस हुआ। एल्डर चिहुओ ने भी जियाओजे के हाव भाव को देखा और पूछा, जियाओजे, क्या आपको उस स्वॉर्ड पवेलियन शिष्य पर भरोसा है? बेशक, उसके पास इस प्रतियोगिता को जीतने का बहुत अच्छा मौका है, जियाओजे ने जवाब दिया। एल्डर चिहुओ ने लियूलिंग पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। वास्तव में अगले दौर में लियूलिंग ने अपने सभी विरोधियों को हराकर अपनी गुप्त तकनीक के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जैसा कि जियाओजे ने भविष्यवाणी की थी, वह इस संस्करण की विजेता बन गई। ये स्वॉर्ड पवेलियन शिष्य अपनी तकनीक में पूरी तरह से निपुण है, उसकी ताकत असाधारण है। एल्डर चिहुओ ने जियाओजे की आलोचनात्मक नज़र से प्रभावित होकर टिप्पणी की। 4 मंडप सम्मेलन बिना किसी घटना के समाप्त हो गया। इस पीढ़ी का सबसे मजबूत युवा व्यक्ति स्वॉर्ड पवेलियन से लियूलिंग था, जिसने तलवारबाज को गर्वित और मुस्कुराया। आदरणीय हुआन क्वान द्वारा प्रतियोगिता के समापन की घोषणा के साथ सभी को पता था कि असली शो शुरू होने वाला था। सभी की निगाहें अतिथि अनुभाग पर टिकी थीं।
दूसरों के साथ संक्षिप्त बातचीत करने के बाद बुजुर्ग ने जियाओजी को लिया, बिना अपने इरादे छिपाए सीधे डाक्सी की ओर बढ़ गए। अन्य शक्तियां भी बिना रुके निर्देश छोड़कर डाक्सी की ओर बढ़ गईं। मंच पर 4 सम्मानित व्यक्ति एक दूसरे को देखने लगे। अंत में विजेता तलवारबाज ने सबसे पहले कहा, हम यहाँ किस लिए खड़े हैं? अगर हमें दिलचस्पी है तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हाँ, मुझे समुद्र में इस प्राचीन स्थल में काफी दिलचस्पी है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, आदरणीय लेई ने हंसते हुए कहा, खुद को बिजली में लपेटते हुए और दूरी में गायब हो गए। अन्य 3 मुस्कुराए और अपने सिर हिलाए और आदरणीय फैंग ने टिप्पणी की, आदरणीय लेई अभी भी बहुत आवेगी है। ये देखते हुए कि दंता बुजुर्ग कितना शांत है, प्राचीन स्थल शायद अभी खुलने के लिए तैयार नहीं है। तुम जो सबसे तेज हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं आगे बढ़ूंगा, तलवारबाज ने कहा, अपनी आंखें घुमाते हुए और एक विशाल तलवार में तब्दील होकर जो डाक्सी की ओर चली गई। आदरणीय फैंग ने अपना सिर हिलाया, आदरणीय हुआन क्वान को अनदेखा करते हुए, और एक हरे रंग के बवंडर में बदल गया, अपने लोगों को उसी गंतव्य पर ले गया। आदरणीय हुआन क्वान ने देखा कि उनका मंडप, जो कुछ क्षण पहले जीवन से भरा था, जल्दी से खाली हो गया, अपनी मुट्ठी भींचते हुए। मुझे 4 मंडप सम्मेलन के इस संस्करण को आयोजित करने का पछतावा है। उन्होंने आखिरकार जोर से वह विचार व्यक्त किया जो उनके दिमाग में कई बार आया था। दुर्भाग्य से सुनने वाला कोई नहीं था। अध्याय 266, डार्क एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है। जियोजे और महान बुजुर्ग दोनों ही डूजुन स्तर पर थे, इसलिए उनकी यात्रा की गति बहुत तेज थी। हुआंगक्वान मंडप डाक्सी से बहुत दूर नहीं था। आधे दिन से भी कम समय में जियोजे ने काले पानी का विशाल विस्तार देखा। आंखों को समुद्र की काली सतह दूर क्षितिज में विलीन हो गई, जहां पानी और आकाश मिले, जिससे काले और सफेद के बीच एक स्पष्ट अंतर बन गया। डाक्सी के तट पर बड़े और छोटे शिविर बिखरे हुए थे, जो लोगों से भरे हुए थे। जियाओजे की स्थिति से ये चींटियों की एक बड़ी भीड़ की तरह लग रहा था। हालांकि जियाओजे की धारणा में उस तट पर कई शक्तिशाली और छिपी हुई आभाएं थीं। वह डाक्सी है, जियाओजे ने बड़बड़ाया। उसे डाक्सी के बारे में कुछ पता था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ दर्जनों प्राचीन युद्ध हुए थे और डाक्सी ने अनगिनत लाशों को डुबो दिया था। यहाँ मानव अभ्यासी और जादुई जानवर दोनों थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली डूशेंग के यहाँ गिरने के रिकॉर्ड भी थे। जोंगजोऊ गहरी नींव वाली एक विशाल और अनंत भूमि थी। बस वे स्थान जहाँ डूशेंग गिरे थे, जोंगजोऊ में कई थे। इन स्थानों ने अनगिनत साहसी लोगों को आकर्षित किया, जो डूशेंग के गिरने के स्थानों से एक छोटा सा मौका पाने का सपना देखते थे, एक झटके में स्वर्ग तक पहुंचने की उम्मीद करते थे। लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी और फिर भी वे डूशेंग द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं पर लालच करते, तो वे अवसर जल्दी ही घातक आपदाओं में बदल जाते। डाक्सी ठीक ऐसी ही जगहों में से एक थी। अंतहीन प्राचीन युद्धों ने इस शांत और शांतिपूर्ण समुद्र को अनंत मात्रा में डार्क एनर्जी से भर दिया था। कोई नहीं जानता था कि डार्क एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, लेकिन इससे जीवित प्राणियों को जो नुकसान होता था वह बहुत ज्यादा था। डू एनर्जी सुरक्षा के बिना अगर डार्क एनर्जी शरीर में प्रवेश करती तो वह खराब होने और सड़ने लगती, मानो मौत की ओर बढ़ रही हो। जब तक जियोजे को डार्कसी के बारे में जानकारी याद आती, वे पहले ही तट के पास एक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। पहाड़ पर एक बड़ा काला टॉवर वाला झंडा लहरा रहा था। जियोजे और महान बुजुर्ग के पास पहुंचने से पहले पिल टॉवर की पोशाक में एक बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उनके पास आया। महान बुजुर्ग, एल्डर जियोजे, लंबी यात्रा के बाद आप थक गए होंगे। कृपया आराम करने के लिए शिविर में आएं। हाँ, एल्डर म्यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बड़े बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। नमस्कार एल्डर म्यू, जियोजे ने सम्मान में सिर झुकाया। जियोजे ने देखा कि शिविर के चारों ओर कई मजबूत रक्षक थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था। पिल टॉवर के संसाधनों को देखते हुए मजबूत योद्धाओं को उठाना मुश्किल नहीं था। जल्द ही वे तीनों शिविर के अंदर बैठ गए। जानकारी को अच्छी तरह से सुरक्षित न रखना मेरी गलती थी और मैंने प्राचीन खंडहरों के रहस्य को लीक होने दिया, एल्डर म्यू ने आह भरी। बड़े बुजुर्ग ने उसे सांत्वना दी, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। अब हम केवल इन कई ताकतों से कुछ अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। एल्डर म्यू, क्या आप इन प्राचीन खंडहरों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? जियोजे को और अधिक जानने में दिलचस्पी थी। बेशक, हमने इन प्राचीन खंडहरों को संयोग से खोजा था। जब मैं अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था तो हमने एक असामान्य ऊर्जा देखी, इसलिए हमने जांच की। एल्डर म्यू के स्पष्टीकरण के बाद जियाओजे को बेहतर समझ में आया। डार्कसी की सतह के पास डार्क एनर्जी बिखरी हुई थी, जो इसे साहसी लोगों के लिए बहुत खतरनाक क्षेत्र बनाती थी। लेकिन उस समय समुद्र में एक बड़ा भंवर दिखाई दिया, जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा थी, जिसने अस्थायी रूप से डार्क एनर्जी अवरोध को तोड़ दिया। इससे प्राचीन खंडहरों की उपस्थिति का पता चला। तब से भंवर समय समय पर दिखाई देता रहा। एल्डर म्यू ने आगे कहा, भंवर के प्रकट होने के बीच का अंतराल कम होता जा रहा है। जब भंवर निरंतर होता है तो प्राचीन खंडहर खुल जाएंगे।
हमारी गणना के अनुसार लगभग 3 दिन बचे हैं। इस बार केवल जियाओजे और मैं ही जाएंगे। एल्दम्यू, जब हम वापस लौटेंगे तो हमें लेने के लिए यहाँ रुकें, महान एल्द ने संक्षिप्त विचार के बाद कहा। समझ गया, एल्दम्यू ने सिर हिलाया कुछ और याद करते हुए, और कहा, तट के पास एक बाजार है। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप जाकर देख सकते हैं। बाजार? जियाओजी उलझन में था क्योंकि यह प्राचीन खंडहरों से संबंधित नहीं लग रहा था। हाँ, इस बार खंडहरों ने कई एकांत साधकों को आकर्षित किया है। ये साधक, जो आमतौर पर पहाड़ों में अलग थलग रहते हैं और रोमांच पसंद करते हैं, कई दुर्लभ और अजीबोगरीब वस्तुएं लेकर आए हैं। इतने सारे शक्तिशाली योद्धाओं की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए वे इस बाजार को व्यवस्थित करने के लिए एकत्र हुए। एल्दम्यू के स्पष्टीकरण के बाद जियाओजे ने कुछ रुचि दिखाई, शायद उसे उस बाजार में कुछ मूल्यवान मिल जाए। हाँ, जियाओजे, अगर तुम्हें रुचि है तो तुम जा सकते हो, महान बुजुर्ग ने जियाओजे की रुचि को देखते हुए कहा। मुझे अब इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं है, तो मैं जाकर देखूंगा कि क्या मुझे कुछ मूल्यवान मिल सकता है। बाजार में पहुंचने पर जियाओजे ने देखा कि कुछ व्यक्तियों के शरीर के कुछ हिस्सों पर काले धब्बे थे, जैसे कि किसी चीज़ से प्रभावित हों। जियाओजे ने सोचा, यह शायद शरीर में घुसपैठ करने वाली डार्क एनर्जी का परिणाम था, जिससे नेक्रोसिस और गिरावट हो रही थी। इस स्थिति को केवल उच्च स्तरीय गोलियों से ठीक किया जा सकता था। धमाका! पानी की बोतल टूटने की आवाज़ ने जियाओजे का ध्यान खींचा। कुछ ही दूरी पर साहसी लोगों की एक टीम संघर्ष कर रही थी। जियाओजे ने एक बड़े आदमी को देखा जिसके दाहिने हाथ पर डार्क एनर्जी के लक्षण थे। उस आदमी का चेहरा दर्द से मुड़ा हुआ था, उसने शायद बोतल तोड़ दी। ये डार्क एनर्जी वास्तव में लाइलाज है, बड़े आदमी ने हताशा में शाप दिया। उसे लगा जैसे उसका दाहिना हाथ अब उसका नहीं रहा, मानो वह मर चुका हो। टीम के सदस्यों के चेहरे भी उदास थे, उनके शरीर पर डार्क एनर्जी के निशान थे। जियाओजे ने देखा, उन्हें पता था कि वे जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। वे शायद डार्क सी में गहरे नहीं गए थे। अगर वे गए होते तो उनके डूहुआन स्तरों के साथ वे पहले ही मर चुके होते, मछलियों द्वारा खाए जा चुके होते। नाटक! इस छोटी सी घटना ने कई लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन अधिकांश ने केवल मजाक उड़ाया। डार्क सी का गहरा डर भी था। बाजार के प्रवेश द्वार पर 2 मजबूत डूजोंग पहरे पर थे, जिन्हें एकांत साधकों ने वहां रखा था। यह उपद्रवियों को रोकने का एक तरीका था। 2 बुजुर्गों ने जियाओजे को देखा और कुछ भी असामान्य न पाकर उसे जाने दिया। वे जियाओजे के असली स्तर को नहीं देख पाए क्योंकि उसके पास पता लगाने से बचने के कई तरीके थे। जियाओजे के प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद एक सफ़ेद बालों वाला आदमी भी आ गया। दोनों बुजुर्ग आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए, लेकिन सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति ने उनकी अनदेखी की और सीधे अंदर चला गया। सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति के अंदर आने के बाद बुजुर्गों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, दानव फीनिक्स जाति तियान याओहुआन के लोग वास्तव में घमंडी हैं। शश, क्या तुम मरना चाहते हो? हम एकांत साधकों को इन महान शक्तियों को भड़काने से बचना चाहिए, दूसरे बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से भयभीत होकर कहा। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। मुझे पता है। अध्याय 267, तियान याओहुआन कबीले के साथ संघर्ष। जैसे ही वह विनिमय बाजार में दाखिल हुआ, जियाओजे का स्वागत एक बहरा शोर से हुआ। कुछ लोग विक्रेताओं से मोल भाव कर रहे थे, दूसरे अपने सामान के बारे में जोर जोर से शेखी बघार रहे थे, और कुछ लोग एक दूसरे का अपमान भी कर रहे थे क्योंकि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इन सभी आवाज़ों ने मिलकर एक असहनीय कोलाहल पैदा कर दिया। जियाओजे ने अपना सिर हिलाया। इस तात्कालिक बाजार से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, कम से कम प्रबंधन ने तो बहुत कुछ छोड़ दिया था। वह स्टालों के बीच लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा, लोगों के आने जाने से घिरा रहा, और विवादों का छिड़ जाना असामान्य नहीं था। ये जगह संदिग्ध लोगों से भरी हुई थी और हमेशा कोई न कोई बुरे इरादे वाला व्यक्ति रहता था। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले 2 मजबूत लड़ाकों के साथ भी वे उन लोगों को डरा नहीं सके जिनके दिलों में अभी भी द्वेष उमड़ रहा था। जियाओजे के आगे लोगों का एक समूह विवाद देख रहा था। एक पीला युवक टेढ़े दांतों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पकड़े हुए था। युवक ने अपने हाथ से दबाव डाला, जिससे चटकने की आवाज़ आई और अधेड़ उम्र का आदमी दर्द से चीख उठा। ऊर्जा के विस्फोट के साथ युवक ने उसे जमीन पर पटक दिया। अपने हाथों पर ध्यान दो, अगर यह फिर से हुआ तो ये तुम्हारा हाथ तोड़ने जितना आसान नहीं होगा। पीला युवक भीड़ को देखकर परेशान होकर गुर्राया। उसने दर्शकों को घूरा और दूसरे क्षेत्र में चला गया। अधेड़ उम्र का आदमी अपना सिर नीचे किए हुए जल्दी से एक और छिपी हुई जगह पर चला गया। उस पल जियाओजी ने महसूस किया कि एक चालाक हाथ उसकी स्टोरेज रिंग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वाह, न केवल वे तमाशा देखकर मनोरंजन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उससे चोरी करने की हिम्मत भी की। क्रैक! थोड़ी फटकार के बाद जियाओजी ने चोर का हाथ छोड़ दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जियाओजी आधे बाजार में घूमता रहा और अपना सिर हिलाता रहा।
इन अस्थायी बाजारों में असली खजाने को खोजना मुश्किल था। हालांकि वह प्राचीन कीमियागरों के खंडहरों से प्राप्त प्राचीन नुस्खों के बदले कुछ गोलियां लेने में कामयाब रहा। श्रीमान, क्या आप इस स्टॉल पर मौजूद वस्तुओं पर एक नज़र डालना चाहेंगे? विक्रेता कुछ समय से जियाओजे को देख रहा था। ये देखकर कि जियाओजे को केवल नुस्खों में दिलचस्पी थी और वह व्यापार के लिए गोलियों का इस्तेमाल करता था, उसने अनुमान लगाया कि जियाओजे जरूर एक कीमियागर होगा और जल्दी से उसे अपने स्टॉल पर आमंत्रित किया। जियाओजे ने नज़र घुमाई और एक गहरे लाल रंग का स्क्रॉल देखा। क्या आपको ये भी किसी कीमियागर के खंडहरों से मिला है? हाँ सर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बिना ज्यादा कुछ कहे अपना सिर झुकाते हुए जवाब दिया। वह जानता था कि कीमियागर स्वभाव से चिड़चिड़े हो सकते हैं, बेहतर है कि ज्यादा बात न करें। जियाओजे ने गहरे लाल रंग का स्क्रॉल लिया और सहजता से कहा, अपनी कीमत बताओ। विक्रेता ने जियाओजे के व्यवहार को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, एक पोजों की गोली। ठीक है। जियाओजे ने गोलियों की एक शीशी निकाली और विक्रेता को फेंक दी, जिसने आश्चर्यचकित होकर अत्यधिक खुशी का भाव दिखाया। धन्यवाद सर, विक्रेता ने बार बार सिर झुकाया। उस गोली से वह इसे बेच सकता था और अपने बेटे के लिए खेती में बेहतर भविष्य के लिए संसाधन प्राप्त कर सकता था। जैसे ही जियाओजे चला गया, विक्रेता लालची नहीं हुआ और न ही अत्यधिक कीमत मांगी। एकाग्र नियंत्रण तकनीक। हालांकि मेरे नियंत्रण कौशल खराब नहीं है, मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ। जियाओजे ने स्क्रॉल को अपनी अंगूठी में संग्रहित किया। उस समय एक बड़े हाथ ने अंगूठी छीनने की कोशिश की, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने चुपके से चोर देखे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा जो दिन के उजाले में चोरी करता हो। हालांकि उस हाथ के पीछे की ताकत ने जियाओजे को अपनी आंखें छोटी करने पर मजबूर कर दिया। यह कोई साधारण चोर नहीं था, यह कोई उसकी अंगूठी लेने आ रहा था। जियाओजे ने कोई दया नहीं दिखाई। एक त्वरित चाल के साथ उसने अपनी ऊर्जा को एक क्रिस्टलीय हथेली में केंद्रित किया और इसे हाथ से टकराया, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकली जिसने बाजार की भीड़ को उड़ा दिया। जियाओजे एक इंच भी नहीं हिला, जबकि हमलावर हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंका गया, जिससे जमीन पर गहरे निशान पड़ गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियाओजे ने हमलावर को देखा। वह सफेद बालों वाला और सुंदर चेहरे वाला एक युवक था। दर्शकों ने मुक्त ऊर्जा को महसूस करते हुए जल्दी से पीछे हट गए, ये जानते हुए कि दोनों दावेदार शक्तिशाली थे। सफेद बालों वाले युवक ने अपने घायल दाहिने हाथ को अपनी आस्तीन में छिपा लिया। जियाओजे की तकनीक ने उसका हाथ तोड़ दिया था। उसने आश्चर्य से जियाओजे को देखा। इतने कम समय में जियाओजे ने एक शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने जियाओजे को कम आंका था, लेकिन उसने ऐसी ताकत की उम्मीद नहीं की थी। उसने अंगूठी चुराने के बारे में सोचा क्योंकि उसे उसमें एक परिचित उपस्थिति महसूस हुई। तुम कौन हो? जियाओजे ने पूछा। सफेद बालों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम में कुछ ताकत है। तुमने मुझे तब चोट पहुंचाई जब मैं तैयार नहीं था, लेकिन तुम्हारी अंगूठी में मेरे तियान याओ हुआन कबीले की एक वस्तु है। अगर तुम हमारा पीछा नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम उसे सौंप दो। ये सुनकर भीड़ आश्चर्य में बड़बड़ाने लगी। वह तियान याओ हुआन कबीले से है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हार गया है। तियान याओ हुआन कबीला हमेशा से घमंडी रहा है। क्या तुम कहते हो कि मेरे पास ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? वाह, तियान याओ हुआन कबीला काफी अधिकारपूर्ण है, जियाओजी ने उदासीनता से जवाब दिया। संक्षिप्त टकराव में जियाओजी ने कबीले के सदस्य को घायल कर दिया था। उसने ग्रेट ओशन पाम तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और शून्य स्थान में उसके परिवर्तन के बाद से उसकी ऊर्जा में बहुत वृद्धि हुई थी, जिससे वह अपनी तकनीकों को बढ़ाने के लिए अपने ऊर्जा क्षेत्र का उपयोग कर सकता था। इसकी बदौलत वह तियान याओ हुआन कबीले के लड़ाके को घायल कर सका। इसके अलावा उसने आधे दर्शकों को मारने से बचने के लिए जारी ऊर्जा को रोक दिया था। तुम, सफेद बालों वाला युवक क्रोधित होकर अपनी मुट्ठियां भींचता है, लेकिन दर्द ने उसे फिर से अपने आप पर काबू पाने में मदद की। वह जानता था कि वह जियाओजी को नहीं हरा सकता। सौभाग्य से जारी ऊर्जा ने उसके कबीले के बुजुर्गों को सचेत कर दिया था। इस बीच बाजार की रखवाली कर रहे दो लड़ाकों ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत मत करना, एक बूढ़ी आवाज ने कहा। काले लबादे में एक आदमी सफेद बालों वाले युवक के सामने आया। युवक ने खुशी से सिर झुकाया। नमस्कार एल्डर हुआन जुवान। अध्याय 268। क्या आपको लगता है कि आप मेरे पिल टॉवर से किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? जियोजे ने काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की बोल्ड बातें सुनी और ठहाके लगाकर हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। बूढ़े आदमी, क्या तुम सच में ऐसा कहते हो? अगर मेरी अंगूठी तुम्हारे हाथ में पड़ गई तो क्या तुम कुछ भी नहीं ले सकते और जो चाहो कह सकते हो? अन्य दर्शकों ने भी पहचान में सिर हिलाया। इस स्तर पर इस तरह की अंगूठी में हेरफेर करना काफी सरल होगा। अगर तियान याओ हुआन कबीले किसी को फंसाना चाहते हैं तो उन्हें अंगूठी देने का मतलब होगा कि वे दावा कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी है।
हुआंग जुवान का चेहरा काला पड़ गया जब उसने सुना कि जियोजे ने उसे बुरा कहा। उसने दबाव छोड़ा, लेकिन जियोजे बेफिक्र रहा। मेरे तियान याओ हुआन कबीले की धारणा कभी विफल नहीं होती। तुम्हारे पास हमारे कबीले का कुछ है, सफ़ेद बालों वाले आदमी ने कहा। जियोजे भावशून्य रहा। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो इस बुजुर्ग को बलपूर्वक सहयोग करने के लिए दोष न दें, काली पोशाक वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखों में ठंडी नज़र के साथ कहा और अपना हाथ बढ़ाकर जियाओजी की ओर बढ़ा। जियाओजी 5 सितारा डूजून की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था जब उसे अचानक एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ और उसने अपनी हरकत रोक दी। हम बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पिलटॉवर से किसी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो? महान बुजुर्ग की आकृति जियाओजी के सामने प्रकट हुई। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ एक हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव काले वस्त्र वाले बुजुर्ग के हाथ से टकराया। भयानक स्थानिक लहर फैल गई जिससे दर्शक भागने लगे। केवल अब उन्हें एक डूजून के आतंक की याद आई। जियाओजी के लिए धन्यवाद। पहले से बिखरी हुई ऊर्जा इतनी गंभीर नहीं थी जिससे दर्शक सुरक्षित रह सके। हालांकि महान बुजुर्ग और हुआंग जुवान के बीच टकराव में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। परिणामस्वरूप स्थानिक दरारें लगभग क्षेत्र को एक विशाल गड्ढे में बदल देती हैं और हलचल भरा विनिमय बाजार एक पल में गायब हो जाता है। जिन विक्रेताओं के पास अपना सामान पैक करने का समय नहीं था वे विलाप करते थे, लेकिन 4 डूजून को देखकर उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और अपनी शिकायतों को निगल लिया। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने गंभीर भाव से महान बुजुर्ग को देखते हुए पीछे हट गए। क्या आप पिलटॉवर से हैं? और अगर मैं हूं, महान बुजुर्ग ने लापरवाही से कहा। अपनी शक्ति के साथ हुआंग जुवान से निपटना कोई समस्या नहीं होगी और पिलटॉवर को तियान याओ हुआंग जनजाति का डर नहीं था। क्या आपके लोग हमारे जनजाति के सदस्यों को छिपा रहे हैं? क्या आपको हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? स्पष्टीकरण? आप कहते हैं कि हम आपके कबीले के सदस्यों को छिपा रहे हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। महान बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। तियान याओ हुआन कबीले के लोग पिलटॉवर के साथ इतने प्रभावशाली होने की स्थिति में नहीं थे। महान बुजुर्ग के अडिग रवैये को देखकर हुआंग जुवान ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। स्पष्ट रूप से जियाओजी की रिंग में अपने कबीले के किसी व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन स्थिति उनके पक्ष में नहीं थी। 2 पर 2 की लड़ाई में भी महान बुजुर्ग और जियाओजी को फायदा था। पिलटॉवर, मैं इसे याद रखूंगा। हुआंग जुवान ने सफ़ेद बालों वाले आदमी की ओर मुड़ने से पहले एक धमकी दी। हम जा रहे हैं। बड़े हुआंग जुवान, सफ़ेद बालों वाला आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। क्या तुम अभी भी खुद को मूर्ख बनाना चाहते हो? हुआंग जुवान की डांट ने उसे रोक दिया। जियाओजी पर एक आखिरी नज़र डाली। चूंकि पानी के नीचे के खंडहर अभी तक नहीं खुले थे, इसलिए हर कोई वहां था किनारे पर और कोई बड़ी लड़ाई नहीं छिड़ी थी। जियोजे ने उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराया। जब से उसने तियान याओ हुआंग जनजाति की 2 कठपुतलियों को परिष्कृत किया था, तब से उसे उनके साथ संघर्ष की आशंका थी। पिलटॉवर द्वारा समर्थित वह तियान याओ हुआंग जनजाति से डरता नहीं था, खासकर ताइक्सू प्राचीन ड्रैगन जनजाति की राजकुमारी जियान की उपस्थिति के साथ। जब तियान याओ हुआंग जनजाति के 2 शक्तिशाली सदस्य चले गए तो ग्रैंड एल्डर ने हार मान ली और जियोजे की ओर देखा। जियोजे, क्या तुम्हारे पास वास्तव में तियान याओ हुआंग जनजाति से कोई है? हाँ, मुझे कुछ प्राचीन खंडहरों की खोज करते समय तियान याओ हुआंग जनजाति की 2 कठपुतलियां मिलीं। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर ने गहरी सांस ली। तियान याओ हुआंग जनजाति की 2 कठपुतलियां। उन खंडहरों का मालिक वाकई साहसी था। चूंकि आप उन्हें खोजने में भाग्यशाली थे, इसलिए हम उन्हें तियान याओ हुआंग जनजाति को नहीं सौंप सकते, ग्रैंड एल्डर ने कहा। चिंता मत करो, पिलटॉवर की ताकत के साथ हम तियान याओ हुआंग जनजाति से डरते नहीं हैं। जियाओजे ने सिर हिलाया, हालांकि वह चिंतित था। मुझे चिंता है कि वे पानी के नीचे के खंडहरों में हमें परेशान करेंगे। चिंता मत करो, कोई भी उन खंडहरों की सही स्थिति नहीं जानता। वहां इतनी चुनौतियां हो सकती हैं कि उनके पास हमें परेशान करने का समय नहीं होगा। और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो हम डरते नहीं हैं, ग्रैंड एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। वैसे वे कठपुतलियां कितनी मजबूत हैं? ग्रैंड एल्डर ने पूछा। हर एक 5 सितारा डूजून है, जियाओजे ने उत्तर दिया, जिससे ग्रैंड एल्डर रुक गया। आपकी किस्मत अविश्वसनीय है, ग्रैंड एल्डर ने कहा। ठीक है, चलो अभी वापस लौटते हैं और परेशानी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पिलटॉवर के पहाड़ पर वापस आकर जियाओजे ने अपने द्वारा प्राप्त व्यंजनों की समीक्षा की। मानसिक रूप से उनका अध्ययन करने के बाद उसने निर्धारित किया कि उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए उसे शोधन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने गहरे लाल रंग का स्क्रॉल निकाला और उसे खोला। निर्माता का परिचय पढ़ा। जुबान हुओ जुए, अग्नि पर नियंत्रण एक सूक्ष्म कला है। अग्नि में अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति होती है। वर्षों के समर्पण के बाद मैंने अग्नि को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है। चाहे युद्ध हो या गोली शोधन, ये कला बहुत सहायता प्रदान करती है।
जियाओजे ने जुबान हो जुए तकनीक में महारत हासिल करने में कुछ समय बिताया और जल्द ही एक चमकीली पीली लौ दिखाई दी। हालांकि यह सम्राट की मूल लौ नहीं थी, लेकिन वह इसे विभिन्न रूपों में आसानी से नियंत्रित कर सकता था। जुबान हो जुए के अपने गुण हैं। मेरे अग्नि नियंत्रण कौशल में सुधार हुआ है। जियाओजे के प्रशिक्षण के साथ समय बीतता गया। अचानक उसने बाहर एक बड़ा शोर सुना और देखने के लिए बाहर गया। पहाड़ की चोटी पर अपनी स्थिति से उसे छाया के समुद्र में दिखाई देने वाले विशाल पानी के नीचे के भंवर का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया, जिसका व्यास कई मील था। तट की ओर उड़ रहे लोगों ने इस बारे में बहुत शोर मचाया। जियाओजे ने भंवर से निकलने वाली कई तरह की जटिल ऊर्जाओं को भी महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि जादुई जानवरों के परिवार नहीं गए हैं, उन्होंने पानी के नीचे के भंवर की ऊर्जा को महसूस किया होगा। भंवर को देखकर कई शक्तिशाली लड़ाके उत्साहित हो गए, ये जानते हुए कि इसका मतलब है कि पानी के नीचे के खंडहर खुलने वाले हैं। ग्रैंड एल्डर जियाओजे के बगल में दिखाई दिए और टिप्पणी की, यह इतने शक्तिशाली लड़ाकों को आकर्षित करता है, ऐसा लगता है कि इस बार एक बड़ी लड़ाई होगी। चलो देखते हैं क्या होता है, शायद हमें कुछ आश्चर्य होगा, जियाओजे ने भंवर के केंद्र को देखते हुए कहा। वहां का स्थान पहले से ही विकृत था और बड़ी मात्रा में काली ऊर्जा बाहर की ओर बह रही थी। जो कोई भी उसके पास जाता वह तुरंत इस ऊर्जा से घिर जाता और मौके पर ही मर जाता। अध्याय 269 अंडरवर्ल्ड का गुलाम। अंडरवर्ल्ड सागर में विसंगति ने कई शक्तिशाली प्राणियों को आकर्षित किया। जियोजे ने जो देखा उससे पता चला कि वहां 10 से ज्यादा सम्मानित लड़ाके थे, जिनमें 4 हॉल के 4 स्वामी, तियान याओ हुआंग परिवार और जियू डीमिंग मंग परिवार के सम्मानित सदस्य और कुछ अकेले साधक शामिल थे। हालांकि जियोजे ने फायर वैली से किसी को नहीं देखा। शायद वे समय पर नहीं पहुंचे। नाटक। ये समझ में आता है क्योंकि 4 हॉल के सम्मानित सदस्य 4 हॉल के मौजूदा सम्मेलन की बदौलत पहुंच सकते थे। अन्य कुलों ने अफवाहें सुनने के बाद ही अपने शक्तिशाली सदस्यों को भेजने का फैसला किया। फायर वैली ने केवल एल्डर चिहुओ को भेजा, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गहरे समुद्र के खंडहरों में अवसर उनके लिए उपयुक्त नहीं लगे, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। जल्द ही नरकीय गैस का विस्फोट आखिरकार शांत हो गया। जो लोग अधीर थे उन्होंने ये देखकर विशाल भंवर की ओर दौड़ लगाए। जियाओजे ने भौहें सिकुड़ी, उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, भंवर की ओर भाग रहे लोगों को कुछ भयानक दिखाई दिया और वे पागलों की तरह पीछे हटने लगे। उन लापरवाह लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा, ग्रैंड एल्डर ने अचानक कहा। जियाओजे ने सिर हिलाया। भंवर के बंद होने का मतलब सुरक्षा नहीं था। इसके विपरीत ये और भी अधिक शक्तिशाली नारकीय गैस जमा कर रहा था। विनाश से भरी नारकीय गैस आसमान की ओर बढ़ी और भाग रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले तो वे अपनी युद्ध ऊर्जा से प्रतिरोध कर सकते थे, हालांकि नारकीय गैस की मात्रा इतनी अधिक थी कि ऊर्जा की खपत उनकी अपेक्षा से अधिक थी। कुछ लोग समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहे और गैस ने उन्हें निगल लिया। जियाओजे ने अपनी आंखों से नारकीय गैस से प्रभावित लोगों का भाग्य देखा। गैस से प्रभावित शरीर के अंग तुरंत नेक्रोटाइज हो गए। शरीर में गैस के निरंतर प्रवाह के साथ नेक्रोटाइज्ड अंग नाजुक हो गए। अंत में गैस के हमले के तहत वे काली धूल में विघटित हो गए जो गैस में शामिल हो गई। इस भयानक दृश्य ने तट पर शक्तिशाली प्राणियों को ठंड का एहसास कराया। जो लोग पहले अंडरवर्ल्ड सागर की खोज कर चुके थे और नरक गैस से प्रभावित हुए थे, वे बच जाने पर खुद को भाग्यशाली मानते थे। अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े होते और नरक गैस में शामिल काली धूल में बदलते देखकर जियोजे ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या यही कारण है कि अंडरवर्ल्ड सागर की नरक गैस कभी खत्म नहीं होती? गैस द्वारा अनगिनत प्राणियों को निगले जाने के बाद उनके शरीर धूल में बदल गए जो गैस को खिलाती थी, जिससे ये कभी खत्म नहीं होती। यह क्या है? किसी ने नरक गैस के किनारे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। जियोजे ने संकेतित दिशा में देखा और दूसरों से अलग एक आकृति देखी। राख में बदल जाने वालों के विपरीत यह आकृति पूरी तरह से काली थी, जाहिर तौर पर नरकीय गैस से गहराई से प्रभावित थी, लेकिन इसका शरीर बरकरार था। नरकीय गैस के समान वीरानी की भावना उत्सर्जित कर रहा था। इसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं, मानो वे मानव आंखें हों जो झपक रही हों। इतने सारे साधकों की मौजूदगी में कुछ को अंडरवर्ल्ड सागर के बारे में जानकारी थी। ग्रैंड एल्डर ने गंभीरता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडरवर्ल्ड के गुलाम इस तरह से बनेंगे। अंडरवर्ल्ड के गुलाम? जियोजे ने उत्सुकता से पूछा। झोंगझोऊ के बारे में जानने के अपने प्रयासों के बावजूद उसका ज्ञान ग्रैंड एल्डर जितना गहरा नहीं था। उनके शरीर स्याही की तरह काले हैं, उनकी आंखें खून की तरह लाल हैं, वे राख उत्सर्जित करते हैं और नरकीय गैस पर भोजन करते हैं जो अंडरवर्ल्ड सागर की सेवा करते हैं। इसलिए उन्हें अंडरवर्ल्ड गुलाम कहा जाता है, ग्रैंड एल्डर ने समझाया। ये गुलाम नरकीय गैस से पैदा होते हैं और सबसे मजबूत लोग भी श्रद्धेय सेनानियों को कांपने पर मजबूर कर सकते हैं। आज मुझे एक अंडरवर्ल्ड गुलाम के जन्म को देखने का मौका मिला।
जियाओजे ने देखा कि अंडरवर्ल्ड गुलाम ने अपनी बाहें फैलाईं और नरकीय गैस ने उसे घेर लिया, जो समुद्र में बहने वाली नदी की तरह अवशोषित हो रही थी। अपने आसपास की सारी गैस को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत दोहुआन क्षेत्र से डोजोंग क्षेत्र तक बढ़ गई। ये देखकर जियाओजे को समझ में आ गया कि नरकीय गैस पर भोजन करने का क्या मतलब है। ग्रैंड एल्डर, अंडरवर्ल्ड सागर की सेवा से आपका क्या मतलब है? क्या अंडरवर्ल्ड सागर में चेतना है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अंडरवर्ल्ड के गुलाम अंडरवर्ल्ड सागर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वे कोशिश भी करेंगे तो उनके शरीर नरकीय गैस के बिना बिखर जाएंगे। ये गुलाम होने जैसा है, अपनी जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए उन्हें अंडरवर्ल्ड गुलाम कहा जाता है। सौभाग्य से वे केवल अंडरवर्ल्ड सागर के भीतर ही काम कर सकते हैं, अन्यथा जोंगजोऊ को इस भयानक नरकीय गैस के साथ तबाही का सामना करना पड़ेगा। जियाओजी ने राहत की सांस ली। हाँ, चिंता मत करो। अगर ऐसा हुआ तो महाद्वीप के शिखर पर मौजूद शक्तिशाली प्राणी हस्तक्षेप करेंगे, ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओजी की आंखें चमक उठीं। ग्रैंड एल्डर जिन शक्तिशाली प्राणियों के बारे में बात कर रहे थे वे निश्चित रूप से डूशेंग के लड़ाके होंगे। जब वे बात कर रहे थे तो तट पर मौजूद शक्तिशाली प्राणियों ने अंडरवर्ल्ड के गुलाम पर हमला कर दिया। वे उसे सारी नारकीय गैस को सोखने और मजबूत बनने की अनुमति नहीं दे सकते थे। एक अकेले लड़ाके ने अंतरिक्ष में हमला किया, जिससे एक बड़ी काली दरार बन गई। अंडरवर्ल्ड का गुलाम दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। उसके शरीर ने और नारकीय गैस निकाली, जिससे उसके दो हिस्से फिर से जुड़ गए और जल्दी ठीक हो गए। यह अंडरवर्ल्ड के गुलामों की भयानक क्षमता है, उनका आश्चर्यजनक पुनर्जनन। जब तक उनके अंदर का नारकीय कोर नष्ट नहीं हो जाता वे ठीक होते रहेंगे, किसी ने समझाया। अकेले लड़ाके ने नाक सिकोड़ी। पुनर्जनन, यह अभी भी एक डोजोंग है। अगर मैं इसे पूरी तरह से नष्ट कर दूं तो मैं उस नारकीय कोर को ढूंढ लूंगा। डू जुन ने युद्ध ऊर्जा से लदे अंडरवर्ल्ड गुलाम पर हमला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अकेले साधक ईर्ष्या से देखते रहे, जबकि महान कुल उदासीन रहे। महान बुजुर्ग मुस्कुराए। वह डू जुन जानता है कि वह क्या कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ जी ने पूछा। एक चालाक अकेला डू जुन मोहरे की तरह काम नहीं करेगा, उसके पास अपनी योजनाएं होनी चाहिए। जियाओ जी ने आंखें सिकोड़ते हुए डू जुन की हरकतों के बारे में सोचा। क्या तुम कह रहे हो कि उसके पास दूसरे उद्देश्य हैं? अध्याय 270, अंधकार का केंद्र। शत्रु एक संकीर्ण मार्ग पर मिलते हैं। ये सही है, अंधकार के इन गुलामों का केंद्र अंधकार का केंद्र है। ये कोर उनके शरीर के अंदर घूमता है और यहीं पर वे डार्क क्यूई को संग्रहित करते हैं, जो युद्ध क्यूई साधना के शुरुआती चरणों में क्यूई चक्रवातों के समान है। ग्रैंड एल्डर ने धैर्यपूर्वक जियाओजी को समझाया। मेरा मानना है कि एकाकी डू जुन का लक्ष्य डार्कनेस का कोर है, एक ऐसा डार्कनेस कोर जो डार्क क्यूई को संग्रहित कर सकता है। लेकिन क्या डार्क क्यूई सामान्य जीवित प्राणियों के लिए घातक नहीं है? हे, हाँ, लेकिन वह डार्कनेस के कोर की डार्क क्यूई को अवशोषित करने की विशेष क्षमता में रुचि रखता है। ग्रैंड एल्डर के स्पष्टीकरण के साथ जियाओजी के दिमाग में समझ की चिंगारी उठी। वह डार्कनेस के कोर के प्रभाव का उपयोग डार्क क्यूई को अवशोषित करने और प्राचीन खंडहरों का पता लगाने के लिए डार्कनेस के सागर में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहता है। ग्रैंड एल्डर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। एक बार जब वह अंधेरे का केंद्र पा लेता है तो स्थिति से अवगत होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लोग उसे आसानी से नहीं जाने देंगे। तो क्या हमें अंधेरे का केंद्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए? आइए प्रतीक्षा करें और देखें। मुझे लगता है कि अंधेरे क्यूई का एक और विस्फोट होगा। जोंगजोऊ महाद्वीप पर अंधेरे के दास दुर्लभ हैं, इसलिए नहीं कि वे दुर्लभ हैं, बल्कि इसलिए कि अंधेरे के समुद्र में बहुत सारे हैं। लेकिन अंधेरे क्यूई के 2 विस्फोटों के बाद हमने अभी भी अंधेरे के उन दासों को नहीं देखा है। ये बहुत ही असामान्य है, क्योंकि अंधेरे के समुद्र में अंधेरे के उन दासों का अगर विनाश नहीं हुआ तो कोई जीवनकाल सीमा नहीं है। प्राचीन काल से संचित अंधकार के दासों की संख्या आश्चर्यजनक है। अंधकार के अधिकांश दास अंधकार सागर की गहराई में सो रहे हैं, जहां अंधकार क्यूई सबसे प्रचुर मात्रा में है। यदि समुद्र के तल पर स्थित विशाल भंवर उस क्षेत्र से अंधकार क्यूई को बाहर निकालता है तो यह अनिवार्य रूप से वहां सो रहे अंधकार के दासों को भी बाहर निकाल देगा। इसे समझते हुए जियाओजी ने कहा, अंधकार क्यूई विस्फोट की गहराई का स्तर वास्तव में अभी तक समुद्र तल को नहीं छू पाया है। जब ये तल तक पहुंचेगा तो अंधकार के दास अंधकार क्यूई के साथ दिखाई देंगे और हमारे पास अंधकार के कोर की कमी नहीं होगी। अकेले डजुन ने भी अंधेरे के उस गुलाम को पूरी तरह से मार डाला और डार्क क्यूई से भरा एक काला हीरे के आकार का क्रिस्टल प्राप्त किया। उसने तुरंत बड़ी मात्रा में युद्ध क्यूई डाला, जिससे डार्क क्यूई बाहर निकल गई। एक डजोंग स्तर का कोर ऑफ डार्कनेस उसके लिए डार्कनेस सागर की गहराई में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब डार्क क्यूई पूरी तरह से बाहर निकल गया तो हीरे के आकार का क्रिस्टल एक सुंदर बर्फीले नीले रंग में बदल गया।
उसने चारों ओर देखा, महसूस किया कि कई लालची आंखें उस पर थीं। उसने एक प्रभावशाली आभा उत्सर्जित की जिससे बुरे इरादे वाले लोग भयभीत हो गए और जल्दी से तट पर लौट आया। इस बार महान शक्तियों के बीच आपसी सावधानी का लाभ उठाते हुए वह एक कोर ऑफ डार्कनेस प्राप्त करने में सफल रहा। लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। हालांकि एक कोर ऑफ डार्कनेस के साथ उसे प्राचीन खंडहरों तक पहुंच की गारंटी थी। हालांकि उसकी अपनी युद्ध क्यूई भी प्रवेश कर सकती थी, लेकिन बहुत अधिक युद्ध क्यूई का उपभोग करने का मतलब होगा कि उसके पास प्राचीन खंडहरों में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हाथ में अंधेरे का एक कोर होने के कारण उसे प्राचीन खंडहरों में अवसरों की लड़ाई में एक अतिरिक्त लाभ होगा। तट पर लौटने के बाद पानी के नीचे का बड़ा भंवर फिर से शांत हो गया, लेकिन पिछले सबक के साथ किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में 10 मिनट से भी कम समय में समुद्र की पूरी सतह कांपने लगी। उस बड़े भंवर से एक घनी काली क्यूई फूट पड़ी जिसने उस क्षेत्र में आकाश को काला कर दिया। भयभीत होकर तट पर मौजूद कई साधक जल्दी से पीछे हट गए, उन्हें काली क्यूई के संपर्क में आने का डर था। उन लोगों की भयानक यादें जो दुखद रूप से काली क्यूई से मर गए थे अभी भी ताज़ा थीं। अल्केमिस्ट टॉवर द्वारा चुना गया पहाड़ तट से कुछ दूर था, इसलिए उन्हें जल्दबाजी में पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। जियाओजे ने दूर से देखा, उसने देखा कि पानी के नीचे के विशाल भंवर से काली क्यू फूट रही है जो आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक विशाल काला स्तंभ बना रही है। उस काले स्तंभ के भीतर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी जिससे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। दहाड़! अचानक अंधेरे स्तंभ के भीतर एक चमकदार लाल रोशनी ने एक भयानक दहाड़ लगाई जिससे काली क्यू बिखर गई। कई मीटर लंबी एक भयानक आकृति दिखाई दी जिसकी आभा डूजों के शिखर तक पहुंच गई थी। एक गहरी नींद से जागे हुए जानवर की तरह अंधेरे के दास ने तट पर कई साधकों पर अपनी नजरें टिका दी। उसकी लाल आंखें तीव्रता से चमक रही थीं। हालांकि उसके पास कोई आंख नहीं थी, लेकिन अंधेरे के विशाल दास की निगाह से प्रभावित लोगों को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। कुछ साधकों को संदेह होने लगा, उन्हें लगा कि पानी के नीचे के खंडहरों का पता लगाने के लिए आना एक बेहद मूर्खतापूर्ण निर्णय हो सकता है जिससे उनकी जान जा सकती है। हिचकिचाने वाले अकेले साधकों के विपरीत महान शक्तियां उत्साहित हो गईं। उन्हें अपने खोजकर्ताओं के लिए कई अंधेरे कोर की आवश्यकता थी और चारों ओर जाने के लिए अंधेरे के पर्याप्त दास थे। उन्हें प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने से पहले एक दूसरे का सामना करने की आवश्यकता नहीं थी। जब अंधेरे क्यू विस्फोट शांत हो गया तो अंधेरे के दासों की आकृतियां पूरी तरह से प्रकट हुईं। 100 से अधिक अंधेरे के दास दिखाई दिए। तियान याओ हुआन कबीले के एक काले वस्त्र में एक बुजुर्ग आगे बढ़े और शांति से कहा, हर कोई देख सकता है कि यह अंतिम अंधेरे क्यू विस्फोट है। केवल ये अंधेरे के दास हैं। हम कितने अंधेरे कोर प्राप्त कर सकते हैं ये हमारी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। हुआंग जुवान की आवाज़ जोरदार नहीं थी, लेकिन ये पूरे तट पर गूंज उठी। हुआंग जुवान अकेले अंधेरे के इतने सारे दासों का सामना नहीं करना चाहता था। अन्य महान शक्तियों को भाग लेने के लिए राजी करना सही निर्णय था। अन्य महान शक्तियों ने भी समझा कि वे दूसरों को पहले कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वे केवल एक साथ आगे बढ़ सकते थे और अंधेरे के दासों को विभाजित कर सकते थे। कुछ ही समय में महाशक्तियों ने अपने विशेषज्ञों को अंधकार के दासों को विभाजित करने के लिए भेज दिया। एकल साधकों ने भी अंधकार के कोर के महत्व को समझा और कार्य करना शुरू कर दिया। अल्केमिस्ट टॉवर बेस पर ग्रैंड एल्डर को कार्य करना चाहते देखकर जियोजे ने स्वेच्छा से काम किया। ग्रैंड एल्डर, मुझे जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि इस डार्क क्यूई में क्या खास है। ठीक है, लेकिन बहुत सावधान रहना और हमेशा अपने आप को युद्ध क्यूई से ढकना, ग्रैंड एल्डर ने सिर हिलाते हुए कहा। जियोजे हवा में उठा और अंधकार के सागर की ओर बढ़ गया। भ्रमकारी सागर पर उसकी महारत अचानक 1 मीटर के दायरे में फैल गई। उसने खुद को एक भ्रामक शक्ति से ढक लिया जिसे दूसरों के लिए देखना मुश्किल था। अंधेरे का डूजोंग स्तर का दास पहले से ही हुआंग जुवान का सामना कर रहा था। जियोजे ने टकराव से परहेज किया और अंधेरे के एक और डूजोंग स्तर के दास की तलाश की। उस पर एक सफेद बालों वाली आकृति दिखाई दी जो जियोजे के समान अंधेरे के दास को निशाना बना रही थी। ये तियान याओ हुआन कबीले का सफेद बालों वाला आदमी था जो पहले भी जियाओजी से भिड़ चुका था। किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया और जियाओजी ने एक भौं उठाए। उसे याद आया कि एक पल पहले वह आदमी अंधेरे के गुलाम के लिए आदरणीय फैंग से लड़ रहा था। जियाओजी ने आदरणीय फैंग की ओर देखा जिसके हाथ में पहले से ही हरे रंग की क्यूई से भरा एक कोर ऑफ डार्कनेस था। अंधेरे के गुलाम के लिए आदरणीय फैंग के साथ विवाद हारने के बाद सफेद बालों वाले आदमी ने अब एक और लक्ष्य की तलाश की। तियान याओ हुआन कबीले के सफेद बालों वाले आदमी ने भी जियाओजी को देखा और ठहाके लगाकर हंसा। मुझे लगा कि तुम कोई और हो। आज मैं इस शर्म को खून से धो दूंगा।